तर्क वितर्क होना, बहस मुबाहिसा होना बहुत ज़रूरी है और मैं तर्कवादी व्यक्ति हूँ। चाहता हूँ कि मेरी मौत जिस दिन हो मेरे हाथ में किताब हो उस दिन भी। मुझे पढ़ना सबसे ज़्यादा पसंद है। प्रीचरशिप से आपको इतनी परेशानी क्यों है? प्रीचर से परेशानी इसलिए है कि जब हम किसी को प्रीच करते हैं तो एक घमंड होता है कि मेरे पास कुछ ज़्यादा अच्छा है। आपको प्रीचर बनने की ज़रूरत नहीं है। आपने जीवन में क्या निर्णय लिए, इससे लोग अपने आप सीख लेंगे। जिन दिनों मैं सिलेक्ट हो चुका था और अभी ट्रेनिंग पे नहीं गया था सिविल सर्विसेज में, तो उधारें बहुत सारे सिर पे थी और मेरी इच्छा थी कि जब जाऊं ट्रेनिंग पे तो उधारें चुका के जाऊं। ये अहंकार कि मैं ही अगली पीढ़ी को सिखा सकता हूं, ये सबसे खराब किस्म का अहंकार है। एक चीज़ सिखाता हूं कि लोकतांत्रिक होना कितना ज़रूरी है, जिस अर्थ में आपने कहा। सोशल मीडिया की वजह से कितना एक तरीके से नुकसान होता है। आपकी मेरी पीढ़ी के दोस्त कहाँ बचे हैं? मेरे ख्याल से आपके भी स्कूल के दोस्त टच में नहीं होंगे, मेरे भी टच में नहीं है। वीडियो गेम का फायदा कम है, नुकसान ज्यादा है। कि एक तरह से आप मेरे गुरु भी हैं, क्योंकि हमने सीखा है आपसे। और ये मेरे लिए बड़ी गर्व की बात है कि आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, जबकि होना इसका उल्टा चाहिए था। नमस्कार, मैं हूं दिबांग और मेरे साथ हैं विकास दिव्य कीर्ति जी, जो दृष्टि आईएएस के फाउंडर भी हैं। धन्यवाद। मैं ये जानना चाह रहा हूँ विकास जी कि कैसे आपको ये आइडिया आया कि भाई इस तरह का कुछ एक बनाएं जिसमें हम एक लोगों को ट्रेनिंग दें कि आप कैसे ज़िंदगी जिएं और आईएएस बनें। दरअसल तो ये एक मजबूरी से शुरू हुआ था। मजबूरी से? जी। जिन दिनों मैं सिलेक्ट हो चुका था और अभी ट्रेनिंग पे नहीं गया था सिविल सर्विसेज में, तो उधारें बहुत सारे सिर पे थी और मेरी इच्छा थी कि जब जाऊं ट्रेनिंग पे तो उधारें चुका के जाऊं। दूसरा, विवाह थोड़ा कम उम्र में हुआ था, प्रेम विवाह था और कुछ ऐसी मजबूरियां थीं कि जल्दी करना था। तो जिम्मेदारियां थीं, वित्तीय समस्याएं थीं। तो फिर ये समझ में आया कि क्यों ना पढ़ा लिया जाए ट्रेनिंग पे जाने से पहले। अच्छा। और जब ट्रेनिंग पे गया तो मैं सर्विस को एंजॉय नहीं कर पाया। मैं उस समय CSS नाम की एक सर्विस में था, पहली बार मैं सिलेक्ट हुआ था यूपीएससी में। तो जब नौकरी छोड़ी तो मन था कि DU में पढ़ाऊंगा, तो DU में मुझे अनुभव था पढ़ाने का पहले, लेकिन इस्तीफा स्वीकार होने में करीब 2 साल लगे और बेरोजगार था। तो फिर एक ही रास्ता था कि DU तो उसके बाद ही मिल सकती है। तो फिर मैंने सोचा कि पढ़ाता हूँ। जब पढ़ाने लगा तो इतना मजा आने लगा कि फिर मैं उसमें स्थायी रूप से पढ़ाने लगा। मूल रूप से इतना ही था। फिर पढ़ते हुए पढ़ाते हुए हम पढ़ते भी हैं, पढ़ाने के लिए और ज़्यादा पढ़ते हैं। जब पढ़ते हैं तो बहुत कुछ नया सीखते भी हैं। और मैं उन लोगों में नहीं हूँ जो पढ़ाई को केवल पाठ्यक्रम तक सीमित कर सके, वो जीवन उसमें आता ही है, झांकता भी है, झिलमिलाता भी है। तो धीरे धीरे ऐसा हुआ कि वो क्लासेस केवल पाठ्यक्रम की क्लासेस न होके, जैसे बच्चे कहने लगे कि वो जीवन की भी क्लासेस हो गई। मुझे नहीं पता कैसे हुआ, लेकिन वो स्वभाव का हिस्सा बनता गया। I hope I'm not a preacher. I don't look like a preacher, but maybe I have become one. पर प्रीचरशिप से आपको इतनी परेशानी क्यों है? प्रीचर से परेशानी इसलिए है कि जब हम किसी को प्रीच करते हैं तो एक घमंड होता है कि मेरे पास कुछ ज्यादा अच्छा है और तुम, मतलब बाकी लोग, मुझसे निम्न कोटि के हैं, हीन हैं। मुझे ऐसा आत्मविश्वास कभी नहीं हुआ, ना कभी होगा। मैं सिर्फ इतना मानता हूं कि एक टीचर को अपना जीवन दर्शन, जीवन दृष्टि बतानी चाहिए इस लोकतंत्र के साथ कि कोई उसको लेना चाहे तो ले, न लेना चाहे तो न ले। तो मैं अगर यूं कहूं कि आप प्रीचर बनना चाहेंगे अगर उसमें से घमंड हटा दें तो? मतलब मेरा मानना यह है कि जैसे मैं दार्शनिकों का बहुत दीवाना हूँ जी। एक दार्शनिक हैं जीन पॉल सार्त्र, अस्तित्ववाद के। हाँ। उनकी एक बात बड़ी गहरी है, बड़ी अच्छी बात है। हाँ। उन्होंने कहा कि आपको प्रीचर बनने की जरूरत नहीं है। आपने जीवन में क्या निर्णय लिए, इससे लोग अपने आप सीख लेंगे। इसलिए जब भी हम कुछ करते हैं जीवन में, उसके 2 पक्ष हैं। एक, उससे मेरी जिंदगी कैसे डिफाइन होगी। दूसरा, जब बाकी लोग उससे सीखना चाहेंगे तो उससे उनकी जिंदगी कैसे डिफाइन होगी। तो मैं इतना ही चाहता हूं कि मेरे फैसले, मेरे विचार समाज के सामने हों, समाज उस पर विचार करे, ठीक लगे तो लें, न लगे तो विरोध करें। और मैं एक बात का और मतलब समर्थक हूं, तर्क वितर्क होना, बहस मुबाहिसा होना बहुत जरूरी है और मैं तर्कवादी व्यक्ति हूं। मैं चाहता हूं कि दुनिया के हर प्रश्न पर बहस होनी चाहिए और मैं भी बहस का एक पक्ष हूं।
मेरा उद्देश्य विवाद करना नहीं होता है, संवाद करना होता है, और संवाद में एक पक्ष के रूप में मैं रहना चाहता हूँ। प्रीचर होने में दिक्कत है कि हम सीखना बंद कर देते हैं, और मैं चाहता हूँ कि मेरी मौत जिस दिन हो मेरे हाथ में किताब हो उस दिन भी। मुझे पढ़ना सबसे ज़्यादा पसंद है, सीखना बहुत पसंद है, और किसी भी तर्क में जिस क्षण मुझे लगता है कि मुझसे बेहतर तर्क सामने वाले के पास है, मैं हारना पसंद करता हूँ और सीखना पसंद करता हूँ। जी, अब ये तो मेरा एक लंबी सी मुझे बात करनी है अब कि मेरा शो आपने पता नहीं कभी देखा कि नहीं, पर जब एनडीटीवी शुरू किया मैंने, तो मैंने एक शो करता था मुकाबला, जी, जिसमें लाइव ऑडियंस होती थी। हाँ, और उसमें मैं ये कहा करता था कि तर्क वितर्क जो है ये डेमोक्रेसी में बहुत पुरानी चीज़ है। ये वोट डालना और विजेता घोषित करना ये ग्रीक्स की देन है और ये बाद की चीज़ है। और तर्क वितर्क की जो बात है उसकी जड़ें भारत में बहुत बुद्धिज़्म ट्रेडिशन से भी आती है, बहुत मजबूत रहीं। और इसमें मैं ये भी कहता था कि बहुत ज़रूरी है कि अपने विरोधी की बात को ध्यान से सुनें, क्योंकि अगर आपको अपनी बात मानने की 3 वजह हैं, विरोधी की बात को ध्यान से सुने तो हो सकता है आपकी वजह 5 हो जाए। ये भी संभव है कि आपके पास कोई वजह न रहे और सिर्फ विरोधी की बात मानने के लिए आपके पास 2 वजह मिल जाएं। उस हालत में आप अपनी राय बदल लीजिए। जब तक ये राय बदलने वाली खिड़की आपकी जिंदगी में खुली है, आप जीवित हैं। एकदम ठीक बात। हाँ, ये मैं मुझे अभी भी लोग मिलते हैं, कहते हैं सर हम वहाँ पर आए थे, आपने ये बात कही थी। अच्छा, बहुत जिन दिनों आप एनडीटीवी में प्रोग्राम्स करते थे तब मैं यूपीएससी का एग्जाम दे रहा था, तो आपसे मेरा रिश्ता वो वाला भी है कि एक तरह से आप मेरे गुरु भी हैं, क्योंकि हमने सीखा है आपसे। और ये मेरे लिए बड़ी गर्व की बात है कि आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, जबकि होना इसका उल्टा चाहिए था। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ। पर ये जो जब आप सिखाते हैं, जब आप लोगों को बताते हैं, तो कोई ऐसी कॉमन चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि ये एक आम जो छात्र आपके पास आता है उस आयु वर्ग में ये इनको ज़रूर बताना चाहिए? कुछ ऐसी सेट चीज़ें हैं? सेट तो नहीं, लेकिन एक चीज सिखाता हूँ कि लोकतांत्रिक होना कितना जरूरी है, जिस अर्थ में आपने कहा। भारतीय परंपरा में सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है वो ये कि हमारे डाइवर्सिटी का सम्मान बहुत ज्यादा है। इतने दर्शन, इतने धर्म किसी दूसरे देश में एक साथ आपको नहीं मिलेंगे। महात्मा गांधी जो बात कहते थे उस बात को पश्चिम की दार्शनिक जेएस मिल ने बड़े अच्छे शब्दों में कहा, जो बात आपने भी कही अभी। अगर समाज में 100 में से 99 लोगों की राय एक है और केवल एक की दूसरी राय है, तो भी उसकी बात को सुनना चाहिए, और उसकी 2 वजह बताई। एक तो नैतिक वजह है कि जितना इंसान मैं हूं उतना इंसान वो भी है, जितना मैं सोच पाता हूं उतना वो भी सोच पाता है, तो ही हैज ऑल राइट्स टू से बट ही और शी वांट्स टू से। दूसरा, मौलिक विचार पहली बार एक ही व्यक्ति को आता है, और जो समाज मौलिक विचारों को क्रश कर देगा वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा, और जो मौलिकताओं का सम्मान करेगा उसी को नए आइडियाज मिलेंगे, आगे बढ़ेगा। और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोकतांत्रिक हों, विरोधी बातों को सुने। तो मैं अपने जीवन में भी कोशिश करता हूँ और बच्चों से भी कहता हूँ। दूसरा, उनको ये सिखाता हूँ कि ज़िंदगी एक रंगमंच है, बहुत अटैच्ड होकर हर चीज़ के साथ नहीं चलना चाहिए, थोड़ा सा डिटैचमेंट के साथ, उत्साह भी, लेकिन मतलब चांद को जीतने का साहस भी, और सब कुछ खत्म हो जाए तो भी जी सकता हूँ, ये भरोसा भी साथ लेके चलना बेहतर है। इसमें जो बहुत एक इंटरेस्टिंग बात ये हुई कि माँ बाप आते थे तो उन्होंने कहा कि आप ऐसे बोलो कि फिर हम अपना बच्चा मेरे कुछ कहे तो मेरे पास वजह ना हो तो क्या मैं बच्चे की बात मान लूँ, तो उसकी नज़र में तो मैं छोटा हो जाऊंगा। मैंने कहा हाँ, आप इस नज़रिए से भी देख सकते हैं। और ना बड़ा एक संवाद जैसा होता था, क्योंकि 200-250 लोग आते थे शो के लिए। तो मैंने कहा पर आप इस तरह से सोच के देखिए कि उस बच्चे की नज़र में जिसको आपने चलना सिखाया, जो आपकी उंगली पकड़ के चलता था, कितनी बड़ी एक जीत होगी कि आज उसने कुछ ऐसी बात कही जो मेरे पिताजी ने मान ली। न केवल वो बड़ा होता है पर आप भी कितने बड़े हो जाते हैं। तो लोग कहते थे हाँ, इस तरीके से हमने नहीं सोचा जी। तो एक बात आपको लगती है कि बहुत सारी ऐसी चीजें जो बहुत क्या कहूँ, इसको कॉमन सेंस भी कह सकते हैं,
वो बहुत कहीं ना कहीं रह जाती हैं। क्या वजह है कि ये चीजें रह जाती हैं? मतलब मुझे लगता है कि अगर मैं प्रश्न के पहले हिस्से पे आऊं, ये अहंकार कि मैं ही अगली पीढ़ी को सिखा सकता हूं, ये सबसे खराब किस्म का अहंकार है। जिसको बोलते हैं कि जो बाप होता है वो बाप ही होता है, ये बापत्व तो बड़ी गहरी समस्या है। मैं देखता हूँ कि बच्चों से कई बार ऐसी बातें सीखने को मिलती है जो हमने कभी नहीं देखी होती। जैसे एग्जाम्पल लीजिए, मेरा बेटा जिस स्कूल में पढ़ता था वहाँ डेफिनेटली मैं जिस स्कूल में था उससे बेहतर सिखाते थे। और एक बार चेस खेलते हुए उसने मुझे टोका कि व्हाइट मोहरे से ही क्यों शुरू करोगे, ये तो रेसिज्म है। और मैं बचपन से कभी इस बात को सोच ही नहीं पाया कि रेसिज्म यहाँ भी है, कैरम बोर्ड में भी रेसिज्म है। तो ऐसे हजार मौके आते हैं जब बच्चे हमको सिखाते हैं। और इतना विनम्रता, इतना औदार्य तो होना ही चाहिए कि हम बच्चों को थैंकफुल हो सके कि भाई तुमने एक नई बात सिखाई है। कॉमन सेंस प्रिवेल करती है, ठीक बात है, लेकिन कॉमन सेंस हमेशा इक्वल नहीं है। कुछ चीजें जो कल कॉमन सेंस का हिस्सा नहीं थी आज वो कॉमन सेंस का हिस्सा बन सकती हैं, और उनको कॉमन सेंस का हिस्सा बनाने में नई पीढ़ी की भूमिका हमसे ज्यादा होती है। जैसे सोशल मीडिया आने के बाद पुराने लोग कहाँ उस दुनिया में एंटर कर पा रहे हैं, नए बच्चे कर पा रहे हैं। एक अच्छी ऐप बना के हम कितनी बड़ी समस्याओं का समाधान कर लेते हैं। ये कॉमन सेंस तो आज बनेगी, हमारी पीढ़ी तो नहीं बना पाएगी। इसलिए समय के साथ चलना, नई पीढ़ी का सम्मान करना, अपनी पीढ़ी के दुराग्रहों को स्वीकार करके शांत होना, पीछे हटना, ये सब हो तो लोकतंत्र वहीं से शुरू होता है, परिवार से ही शुरू होता है। और जिस पिता का विरोध उसके बच्चे ना कर सके, मेरे ख्याल से वो परिवार वर्थ नहीं है। मुझे लगता है कि हमारी अगली एक और बैठक होनी चाहिए जी, और इसमें आप भी चेस बोर्ड के साथ बैठे हैं और मैं आपके साथ एक बाजी जरूर खेलना चाहूंगा। मैं बहुत अच्छा खेलता नहीं हूँ चेस। अच्छा, मैं ठीक ठाक खेल लेता हूँ पर जी, मैं तो अच्छा नहीं खेलता हूँ। हाँ, पर एक मतलब चेस, मुझे लगता है कि चेस के बोर्ड के साथ साथ एक बातचीत होनी चाहिए। हाँ, क्योंकि मुझे लगता है कि चेस जो भारत में शतरंज, भारत में इसकी इजाद हुआ और मेरे ख्याल से ये और ज्यादा खेली जानी चाहिए। जी, जी, ये एक ऐसा ये, पर ये बहुत सारी चीजें आपने एक साथ खोल दी हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। जैसे आपने कहा कि सोशल मीडिया, या आज ये सब सवाल करते हैं कि सोशल मीडिया की वजह से कितना एक तरीके से नुकसान होता है। मतलब टेक्नोलॉजी कुछ नहीं कहती, पर जिस तरह से हम उसका इस्तेमाल करते हैं उसकी वजह से कैसे संवाद खत्म हो रहे हैं, कैसे शब्द खत्म होते जा रहे हैं, कैसे एक तरीके से जब हम गुफाओं में रहते थे और एक साइंस बना देते थे, कैसे इमोजी हमारे इतने इस्तेमाल हो रहे हैं, स्पेलिंग शब्दों की खत्म हो रही है। ये भी तो एक चीज़ है सोशल मीडिया की। इस पर आप बात करते हैं क्या युवाओं से? क्योंकि युवाओं में बहुत ज़्यादा प्रचलन है इसका। मेरा मानना है कि किसी भी परिवर्तन का मूल्यांकन कुल मिला के होना चाहिए कि उसके फायदे कितने हैं, नुकसान कितने हैं। सोशल मीडिया पे ये सब हो रहा है, ठीक बात है, लेकिन कुल मिला के फायदा ज्यादा है, नुकसान कम है। मैं अपने दोस्तों से सीधी बात कम कर पा रहा हूँ आजकल, लेकिन मैं उन दोस्तों को भी जन्मदिन की बधाई दे पा रहा हूँ जो 30 साल पहले गुम हो गए थे। क्योंकि फेसबुक पर वो मिल सकते हैं मुझे, व्हाट्सएप पे मिल सकते हैं। व्हाट्सएप पे मेरे क्लास का, स्कूल का, कॉलेज का ग्रुप बन जाता है, इसलिए मेरा कोई दोस्त छूट ही नहीं रहा। आपकी मेरी पीढ़ी के दोस्त कहाँ बचे हैं? मेरे ख्याल से आपके भी स्कूल के दोस्त टच में नहीं होंगे, मेरे भी टच में नहीं है। पर हमसे अगली पीढ़ी के बच्चों को जो सुख है वो ये कि उनके मरते समय तक उनके बचपन के दोस्त साथ रहने वाले हैं। कितना बड़ा वरदान है। ये ठीक है कि हम स्पेलिंग्स भूल रहे हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी में स्पेलिंग सिखा भी तो रही है। स्पेल चेक फोन में लग गया है। मतलब मेरा मानना है कि स्किल्स सीखते रहना चाहिए, लेकिन समय बदलने के साथ स्किल्स नहीं आती हैं। हम वो पीढ़ी है जिनको स्पेलिंग्स याद हैं, पहाड़े याद हैं। हमारे बच्चों को स्पेलिंग्स कम याद है, पहाड़े कम याद है, पर उनकी तकनीक वो हेल्प कर देती है। पर उनको कोडिंग आती है जो हमें नहीं आती थी। हम केवल इसी पर क्यों फोकस करें कि हमें क्या आता था जो इनको नहीं आता। ऐसी ज्यादा चीजें हैं जो इनको आती हैं और हमें नहीं आती थी। तो टोटलिटी में देखेंगे तो सोशल मीडिया का वरदान है। जब कोई चीज नई नहीं आती है तो उसका नशा होता है, यूफोरिया होता है। कुछ समय लगता है उसको डाइजेस्ट करने में। एक बार डाइजेस्ट हो जाएगा तो फिर उसका सुख ज्यादा दिखेगा, तनाव कम दिखेगा। चलिए, मेरे ख्याल से करीब करीब एक पहला पॉइंट आ गया जिससे मैं आपसे थोड़ा अलग तरह से सोच के देखना चाहता हूं कि आप कह रहे हैं कि सोशल मीडिया से कुल मिलाकर वरदान वाली बात आप कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आप किस तरीके से पुराने दोस्तों से बातचीत कर सकते हैं।
पर एक ये भी बात है और उस पर भी स्टडी हो चुकी है कि आप अपनी ज़िंदगी में उतने ही लोगों से संपर्क रख सकते हैं। यानी आप बर्थडे ज़रूर विश कर सकते हैं, लेकिन वो जो बैठ के बात होती थी लंबी, और ख़ास तौर पर उस उम्र में जब आप तैयारी कर रहे होंगे आईएएस की, और डिटेलिंग जो एक होती थी, वो कहीं न कहीं खोती जा रही है। और उस डिटेलिंग में किसी ने कोई नई चीज़ पता कर ली, तो उसका जो एक रोमांच होता था कि अरे! इसने ये कहाँ से पता कर लिया? वो चीज़ खत्म हो रही है। तब चीज़ें बहुत मुश्किल से मिलती थी। मतलब मेरे गुरु थे एसपी सिंह, उनको बहुत पसंद था नॉवेल्स गैब्रियल गार्सिया मार्केस के, जो कोलंबियन राइटर हैं, उनको नोबेल प्राइज़ मिला। तो तब किताब निकलती थी मार्केस की, और भारत में करीब 5 या 6 महीने बाद आती थी। मेरे अलग-अलग पब्लिशर्स से मेरी बातचीत थी, मैं उनके लिए हमेशा पहला उनको नॉवल ला के देता था, हार्ड बाउंड निकलता था। लेकिन आज सब बहुत आसान हो गया है। आपको नहीं लगता कि ये एक बहुत बड़ी खामी है, एक बहुत बड़ी खाई है, जो ये सोशल मीडिया पैदा कर रहा है? और जो नई स्टडीज़ है वो बता रहे हैं कि लोग 6-6, 7-7 घंटे रोज़ाना मोबाइल फ़ोन में डूबे रहते हैं। तो इसको आप कैसे देखते हैं? मैंने एक चाल चली है जो अब आप जो चल रहे थे। मैं फिर उस पे वही जवाब दूंगा कि टोटलिटी में देखना होगा। हाँ। जैसे आपने कहा कि पहले हम डिटेल में बात करते थे, ये बात सही है कि आजकल डिटेल में बात कम हो पाती है, इसका नुकसान होता है। लेकिन ज़्यादा लोगों से बात हो पाती है, ये अच्छी बात है। जब ऑनलाइन बुक्स आनी शुरू हुई तो हमें लगने लगा कि जो सुगंध कागज़ में आती थी, कागज़ वाली किताब में, वो सुगंध तो इस पे नहीं आती है। ठीक बात है, जब भी कुछ नया आएगा तो कुछ तो छूटेगा। नॉस्टैल्जिया है दरअसल ये। मेरा एक दोस्त है, बड़ा अच्छा कवि है, पत्रकार ही है। उसने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी थी, और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की भी एक कविता वैसी थी, जिसका भाव ये था कि जब मैं गांव जाता था तो एक कच्ची पक्की सड़क थी, टूटी फूटी, उस पर तांगा चलता था। अब पक्की सड़क बन गई है, ऑटो चलता है। तांगे से उतर के हम कभी पेड़ से अमरूद तोड़ लेते थे, कभी लोगों से दुआ सलाम कर लेते थे। अब टेम्पो में उतर के बात नहीं कर पाते। लेकिन सवाल है कि क्या मैं उतर के बात कर सकूं इसलिए सड़क बुरी है? जीवन में गति भी चाहिए, तेजी भी चाहिए, विकास भी चाहिए। तो मैं जल्दी जब पहुंच गया घर, तो मैं घर के लोगों से ज्यादा बात कर पा रहा हूँ, रास्ते में कम बात कर पा रहा हूँ। ठीक वैसे सोशल मीडिया की बात करें, कुछ चीजें मिस हो रही हैं, सही बात है। लेकिन जैसे पहले क्या था कि एक नई चीज ढूंढने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता था। आज गूगल पे एक बार टाइप करते रिसर्च करना बड़ा आसान हो गया है। रिसर्च करने की संभावना, मैंने जब पीएचडी किया, मेरा टॉपिक पोस्ट मॉडर्निज्म पे था, जो उस समय भारत में नया टॉपिक था। उस पर रिसर्च करने के लिए मुझे कितने पापड़ बेलने पड़े मैं ही जानता हूँ। उन किताबों को बेस बनाना है जो किताबें मिल ही नहीं रही हैं, कहाँ कहाँ से ढूंढ के मैनेज करना पड़ता था। अब एक बार गूगल पे एंटर करता हूँ, पूरी किताब सामने आ जाती है। मैं सोचता हूँ कि आज की पीढ़ी अगर पढ़ना चाहे तो उसके पास कितनी आसानियां हैं, और ये आसानियां फायदे की बात है। और हर मुश्किल चीज अच्छी नहीं होती। पहले के जमाने में प्रेमी प्रेमिका का संवाद करना बड़ा मुश्किल होता था। आज कितने ब्रेकअप हो जाते हैं व्हाट्सएप पे, पता भी नहीं चलता है। लेकिन इसमें भी एक वरदान भी है, केवल अभिशाप नहीं है। वरदान ये है, पहले की पीढ़ी में क्योंकि बातें नहीं हो पाती थी, प्रेमी और प्रेमिका का मिलना अपने आप में इतनी सामाजिक सरहदें, इतनी भौतिक समस्याएं, और तब जाके मिले। परिचय, मुकम्मल परिचय का मौका ही नहीं मिलता था। उसी में प्रेम, उसी में मोहब्बत, उसी में विवाह, उसी में फिर परिवार। आज कम से कम एक दूसरे को जानने समझने का पर्याप्त मौका मिलता है। और यदि गलत फ्रीक्वेंसी हो, गलती से मिल गए थे, तो अलग होने का भी चांस जिंदगी दे रही है। मतलब मेरा ख्याल है कुल मिला के वरदान ज्यादा है, शाप कम है। आप ये जो सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो मैं थोड़ी सी इसमें मैं चालाकी नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको यहाँ से ढकेलता हुआ ले जा रहा हूँ वीडियो गेम्स की तरफ। जी। कितना समय जाया होता है। यानी मेरे ख्याल से पिछले साल ही यूएन ने बीमारियों में इसकी सूची आ गई है। यानी अमेरिका में अगर आप चाहें तो इंश्योरेंस करवा सकते हैं वीडियो गेम्स के अगेंस्ट, इंश्योरेंस आप क्लेम कर सकते हैं। ये भी तो टेक्नोलॉजी है, और आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, एक आपको अकेले बना रही है, भीड़ में भी अकेला वाली जो बात है। ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि इस पर अभी फाइनल फैसला है
वो अभी आना बाकी है। समय गेम अभी ड्रॉ की तरफ जा रही है ये। समय का नहीं, मैं इस पे सहमत हूँ आपसे। वीडियो गेम को लेकर सच में दिक्कत है, और सोशल मीडिया के ओवर यूज को लेकर भी दिक्कत है। अगर आप दिन में आधा घंटा करते हैं, 1 घंटा रहते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि वो टाइम वैसे भी इतना तो मी टाइम होना ही चाहिए हर किसी के पास। लेकिन 5-6 घंटे सोशल मीडिया पे कोई है तो निश्चित रूप से दिक्कत की बात है। वीडियो गेम का फायदा कम है, नुकसान ज्यादा है। फायदा ये है कि बहुत सारी वीडियो गेम्स IQ को बूस्ट करती हैं, क्योंकि उसमें लगातार चैलेंजेस हैं, आपको लगातार उनसे बचना है। आपका थिंक टाइम बेहतर होता है, रिस्पॉन्स टाइम कम होता है, आपका IQ बढ़ता है उससे, कुछ वीडियो गेम से। लेकिन ये भी सही है कि वीडियो गेम आपको अकेला बनाती है, और यदि वो ब्लू वेल जैसी वीडियो गेम हो तो आपको सुसाइड की ओर भी लेके जा सकती है। ये रिस्क तो है ही, और हर नई तकनीक के साथ रिस्क आते हैं, समाज को जूझना ही होता है। इस पर हम कोई चाहे लेजिस्लेशन करें, चाहे कुछ भी करें, पैसिव बनाने वाली वीडियो गेम्स को कम करना बहुत ज़रूरी है। और अभी की वीडियो गेम से बेहतर है जो हम वर्चुअल रियलिटी बोलते हैं, VR बेस्ड या ऑगमेंटेड रियलिटी बेस्ड वीडियो गेम्स हैं, जिसमें एक हम हेडसेट लगाते हैं और फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं। जैसे ट्रेडमिल पे दौड़ना खराब लगता है, अगर आपका ट्रेडमिल एक हेडसेट के साथ कनेक्टेड हो, आप दौड़ेंगे ट्रेडमिल पर, फील होगा कि आप सड़क पे दौड़ रहे हैं और आसपास कई लोग दिख रहे हैं। तो वीडियो गेम की तकनीक का यूज इस तरह से करेंगे तो बहुत फायदे नजर आएंगे जल्दी ही हमें। लेकिन अभी तो मैं सहमत हूँ कि उसमें दिक्कतें ज्यादा हैं, और हिंसा वाली वीडियो गेम्स हैं तो उसकी और दिक्कतें हैं, क्योंकि बच्चे जब वो सब सीखते हैं, सेक्स बेस्ड, पॉर्न बेस्ड वीडियो गेम्स भी आती हैं, तो मतलब मेरा ख्याल है कि उनसे ऐसी निगाह बन जाती है कि हम समाज में जब लोगों को देखते हैं तो जब सेक्स और हिंसा की निगाह से देखेंगे तो समाज खराब बनेगा। ये बात सही है, इस पर कोई असहमति नहीं है। जी, ये भी स्टडीज हैं कि किस तरह से वीडियो गेम्स पैसा खर्च करने पर मजबूत करते हैं। यानी आपके पास आपने इतना टास्क कर लिया तो आपकी ये स्ट्रेंथ आ गई, फिर आप लड़ने गए तो आपकी स्ट्रेंथ चली गई। अब जब तक आप पैसा नहीं भरेंगे आपके पास वो स्ट्रेंथ आएगी नहीं। एकदम ठीक। चोरी की बहुत सारी खबरें आ रही हैं इस तरह से। ये तो एक हम लोग एक बातचीत है जो मेरे ख्याल से आगे भी जारी रहेगी। मैं अगर आपसे पूछूं कि जब आप बच्चों से बात करते हैं तो क्या आप इस बात का ध्यान रखते हैं कि मुझे इस ग्रुप के लिए इस तरह की बातें करनी है? क्या आप क्लासिफाई करते हैं या आप सबको एक तरह का संदेश देते हैं? मेरी क्लासेस में जो बच्चे होते हैं जनरली 19 से 25 एज ग्रुप के हैं। जनरली वो हिंदी स्पीकिंग इंडिया से आते हैं, और 70-80% लड़के, 20-30% लड़कियां होती हैं। मैंने खुद को धीरे धीरे ऐसा बना लिया है कि मैं जो ही बात बोलता हूँ इस तरह से बोल पाता हूँ कि मुझे फर्क पड़ता नहीं कि कौन किस ग्रुप से है। जैसे जेंडर को लेके, कास्ट को लेके, इन सब मुद्दों को लेके मैं सेंसिटिव हूँ, और मैं खुल के बात कहता हूँ। ये जरूर है कि दूसरा पक्ष अपनी बात कहे, उसको सुन लेता हूँ, तर्कों से ही खारिज करता हूँ, सामंती तरीके से खारिज नहीं करता हूँ। लेकिन अब धीरे धीरे बच्चों को भी मेरे स्वभाव का अंदाजा है, मुझे भी है, और हंसी मजाक के माध्यम से बातें कहता हूँ तो जल्दी समझ में आती हैं। शुरू में मुझे लगता था कि क्लास में क्या बोलूं क्या ना बोलूं, अब धीरे धीरे कहते हैं ना कि उम्र बढ़ने के बाद लोग थोड़े ज्यादा सहज हो जाते हैं। अब वो सहजता है कि मुझे बहुत दिक्कत नहीं होती है, सेम कंटेंट। अगर मैं आपसे पूछूं, अगर 19 से 25 साल के बच्चे बैठे हुए हैं तो 2 या 3 बातें ऐसी कौन सी हैं जो आप पहले इंटरेक्शन में जरूर बताते हैं उनको? अगर थोड़ा सा विस्तार से इसको हम देखें तो। एक तो मैं उनको शुरू में स्पष्ट करता हूं कि IAS बनने का सपना जो आपको लगता है कि आपका सपना है, दरअसल वो आपका सपना नहीं है, वो आपके समाज का सपना है जिसने आपके ऊपर थोप दिया है। तो सबसे पहले अपने आप से ठीक से पूछ लो कि सपना तुम्हारा है भी या नहीं, क्योंकि हम जिस सोशल रियलिटी में होते हैं हमारे सपने भी समाज हमको देता है। एक तो ये फैक्ट चेक करने के लिए बोलता हूँ। दूसरा, मैं चाहता हूं कि जो सोशल रियलिटीज हैं, जैसे जाति व्यवस्था है, सांप्रदायिकता है, वेश्यावृत्ति है, लिविंग इन है, मैरिटल रेप है, जो मुद्दे आते हैं सामने, मैं चाहता हूं कि उन सब मुद्दों पर देखने की एक ऐसी निगाह बने कि वो ये भूल के देखें कि वो किस बैकग्राउंड से हैं। कोई भी सोशल डिबेट होते मैं पहली क्लास में बोलता हूं कि एक क्षण को भूल जाओ कि तुम पुरुष हो के महिला हो, हिंदू हो के मुसलमान हो, ब्राह्मण हो के वैश्य हो, या क्षत्रिय हो, या किसी अन्य जाति से हो, ये सब भूल जाओ। LGBT की बात होती है तो बोलता हूँ एक क्षण को भूल जाओ कि आप हेट्रोसेक्सुअल हैं, या अगर कोई दूसरी कैटेगरी में है तो वही भूल जाए इस बात को। तटस्थ होकर सोच के देखिए।
और फिर एक बार ये भी सोच के देखिए कि अगर आप उस ग्रुप में होते तो आपका नजरिया क्या होता। तो कोशिश करता हूं कि सामाजिक मुद्दों पर सोचने का नजरिया एक तटस्थ हो, ये मैं अपनी लगभग हर क्लास में करता हूं। और एक निगाह ये कि सारी बातें अपनी जगह, लेकिन समाज में जो वर्ग वंचित हैं उनके प्रति संवेदनशील होकर सोचने की आदत सामान्य जीवन में होनी चाहिए। केवल समाज में नहीं, वो एनिमल्स भी हो सकते हैं, प्रकृति भी हो सकती है, किसी के साथ भी। तो ये 2-3 बातें हैं। बाकी तो क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल कोर्स पढ़ाता हूँ सिविल सर्विसेज के लिए, तो ये तो हर कदम पे ध्यान रखना ही होता है कि मेरी हर क्लास वैल्यू एडिशन करे उनकी तैयारी में और वो अपने आईएएस बनने का ख्वाब पूरा कर सकें। उसके साथ साथ ये चीज़ें मैं इनकॉर्पोरेट करता हूँ पढ़ाई लिखाई में। कोई ऐसा सेट है जो आप बताते हो? क्योंकि मैं जो एक सेट बताता हूँ, मेरे पास बहुत ऐसे लोग आते हैं कि साहब जर्नलिस्ट बनना है और आप कुछ बोल दीजिए, और बहुत सारे इंस्टीट्यूट बुलाते हैं। यहाँ भी मैं देख रहा हूँ कई 2-3 लोग मुझे मिले कि आप आइए बोलिए। मुझे लगता है कि मैं खुद अभी सीख रहा हूँ और मैं क्या बताऊँ इन लोगों को, पर ऑफिस में कभी मिल जाते हैं, आ जाते हैं, तो मैं ये एक बात मैं बताता हूँ कि आप एक नोटबुक लीजिए, उसमें कोई भी 5 नई चीज़ें आप अखबार से लिख लीजिए, कोई भी 5 नई चीज़ें, अगले दिन उसको फिर पढ़िए और 5 चीज़ें और नोट कीजिए, और ये आप सतत करते रहिए। आप पाएँगे कि महीने भर में आपको 150 ऐसी चीज़ें मालूम हैं जो आपको पहले नहीं मालूम थी। आप 3 साल तक करिए, आपको नई चीज़ें ढूँढने में समय लगेगा। हाँ। एक तरीके से अखबार से आप हिलगे रहेंगे, आप खोजेंगे, एक तरीके से न्यूज़ का जो काम है वो होता रहेगा। दूसरा, जब आप मेरे पास इंटरव्यू के लिए आएँगे, मैं आपसे भारत और चीन पर कोई बड़ा एसे नहीं लिखवा रहा हूँ, मैं आपको एक बहुत ही बेसिक लेवल की नौकरी दे रहा हूँ। और मैं वही सवाल पूछूंगा जो उन 5 चीज़ों में होगा कहीं ना कहीं। तीसरा, जब आप नौकरी पा जाएंगे और आप न्यूज़ रूम में हैं, वहाँ पर किसी ने पूछा भाई उड़ीसा में वित्त मंत्री कौन है, और अगर आपने पढ़ा हुआ तो आप फट से बताएंगे, इमीडिएटली आप रिकॉग्नाइज किए जाएंगे, आपकी रेस्पेक्टेबिलिटी बनेगी और ये पहचान बन जाएगी एक तरीके से कि यार इसको ये याद रहता है बेसिक। ऐसा कोई आपका सेट मंत्र है या कोई ऐसी सेट चीज है जो आप बताते हैं? मतलब यूपीएससी के लिए जो आजकल ट्रेंड है उसमें अंततः जो चीज़ काम करती है, एक तो हार्ड वर्क है जी, कि कोई कम से कम 8-10 घंटे रोज मेहनत से पढ़ सके। तो मैं पहली पहली चीज। बात ये कहता हूँ कि थोड़ा सा पढ़ने की आदत डालिए। 1 घंटा एक बार में पढ़िए, फिर ब्रेक लीजिए, लेकिन कुल मिला के 8-10 घंटे पढ़ने का अभ्यास कर लीजिए। दूसरा कहता हूँ, क्योंकि राइटिंग स्किल इज द की, तो 1000 शब्दों का लेख अखबार से पढ़ो और ठीक उसको बिना एक भी बात छोड़े 200 शब्दों में रिड्यूस करो। और यदि आप 1000 शब्दों को 2000 शब्दों को 200 वर्ड्स में ले आते हैं, सही स्पीड से ले आते हैं, तो आप आईएएस बन जाएंगे। और तीसरा ये कि क्योंकि इंटरव्यू में आपको बोलना है, हर मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष में 10-10 मिनट बोलने की ताकत अर्जित करो। मैं बच्चों से बोलता हूँ पहली क्लास में कि रोज 1 घंटा चाय की दुकान पे गुजारना है 4 दोस्तों को मिलके, और किसी भी मुद्दे पर बहस करनी है। पक्ष में बोलना है, विपक्ष में बोलना है, और मुद्दा ना मिले तो एक दूसरे के बारे में बोलना शुरू कर दीजिए, पर सोचने की आदत इधर से भी उधर से भी, और धीरे धीरे फिर संवाद की आदत बनेगी, जो बैलेंस की आदत है वो समय के साथ बनेगी। लेकिन किसी भी मुद्दे के पक्ष विपक्ष में सोचना और बोलना ये बहुत जरूरी है। ये बेसिक स्किल्स बच्चों को बोलता हूँ डेवलप करने के लिए। मेरे को इशारा कर रहे हैं कि अब खत्म करना चाहिए मुझे, क्योंकि मैं जान रहा हूँ कि हमारी बातचीत बहुत लंबी चल सकती है। ये मैं जानना चाह रहा हूँ कि कुल जो आप मिला के काम कर रहे हैं, जिस तरह के नतीजे आ रहे हैं, आपको एक संतोष मिलता है, खुशी होती है? देखिए, करीब 20-22 साल तक हम लोग सिर्फ हिंदी माध्यम के लिए काम करते रहे। अच्छा। तो मेरी पहचान जुड़ी वहां से है, हालांकि हम इंग्लिश में भी काम करते हैं। हिंदी माध्यम का रिजल्ट 2002-2008 में शानदार आया। हमारे स्टूडेंट्स 3rd रैंक भी आया, 5वां रैंक भी आया इसमें, तो हम बहुत सफल रहे। 2011 के बाद से ट्रेंड्स चेंज हुए, एग्जाम के रिजल्ट्स बहुत खराब होने लगे। पिछले 2 साल से हमने एक नया प्रयास शुरू किया है जिसको हम मेंटरशिप कहते हैं। एक अस्मिता नाम से स्कीम है जिसमें हम करीब 50 बच्चों को सिलेक्ट करते हैं देश से, फिर उनको रहना खाना पढ़ना सब हम अपनी ओर से करवाते हैं उनके लिए। इस बार मुझे उम्मीद है कि रिजल्ट में एक क्रांतिकारी बदलाव दिखने वाला है। पिछली बार से लगभग डबल रिजल्ट, और सब ठीक रहा तो अगले साल
इस साल से डबल रिजल्ट। अच्छा, तो मेरा ख्याल है कि अच्छे दिन आने वाले हैं। आपने बहुत कमजोर फ्रेज का सहारा लिया क्योंकि क्योंकि अच्छे दिन नहीं, उसको वहां ये से मैं बदनाम हो जोड़ा गया है ये। मेरा संकेत ये भी है कि सरकार अगर हमारा थोड़ा सा समर्थन करे, क्योंकि सरकार कहती है कि भारतीय भाषाओं का सम्मान होना चाहिए जी, हम ये नहीं चाहते कि हमें आरक्षण मिले, हमारा समर्थन अलग से हो। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जिन बिंदुओं पर भेदभाव जैसी स्थिति बनती है, बेशक वो सुनियोजित न हो, अनियोजित ही तरीके से बन रही हो, बस थोड़ा सा उसको ध्यान दे, वो हटा दे, बाकी काम हम कर लेंगे। हिंदी माध्यम के बच्चों में ना प्रतिभा कम है, ना वो मेहनत कम करते हैं। स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं, बुक्स कम होती हैं, उसकी भरपाई हम करते हैं। लेकिन जो माइंडसेट है, चाहे वो यूपीएससी के मेंबर्स का हो, चाहे प्रोफेसर्स का हो, वहां जाके हमारे बूते से चीजें बाहर निकल जाती हैं। थोड़ा सा सरकार इस पर बस ध्यान दे कि किसी भी बच्चे को अपनी भाषा की वजह से कोई भेदभाव ना झेलना पड़े, सिर्फ इतना, तो फिर कोई दिक्कत है नहीं। जी, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने की, बहुत ज़रूरी बात आपने की। बहुत बहुत धन्यवाद। आप पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना समय दिया हमें। मतलब मैं क्योंकि तो आपको समय देने के लिए कब से तरस रहा था। नहीं, मांगा ही नहीं। नहीं, मतलब मैं जान रहा हूँ कि ये बातचीत बहुत लंबी हो सकती है। मेरे ख्याल से हम एक और मौका ढूंढेंगे, मिलके हम लोग जरूर बात करेंगे। थैंक यू सो मच।